एक जमाने का जिक्र है। जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनके प्यारे लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। उन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद। तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पे पहुंच के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को खा नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चिल्लाई, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर सफेद हैं। तुम्हारे पैर काले हैं। तुम भेड़िए हो। अपने गुस्से को काबू में रख के भेड़िया वहाँ से चला गया और अब वो बेकरी आ गया। बेकर भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं भी इंसानों की तरह हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकल गया। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया और उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने उन्हें आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही हैं और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था खूंखार भेड़िया। लिटिल गोट्स घबराए, डरे और चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाकर भागो, बचाओ, भागो। बचाओ। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चिमनी के अंदर गया। चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको।
सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहाँ से निकल गया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे पर कोई नहीं मिला। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट भागते हुए उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो। वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतने जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची। घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को हक किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हों। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया। सभी मिलके कूदने लगे। उस दिन से मदर गोट्स
और सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी। बहुत दूर एक जगह एक चक्की वाला अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। वो चक्की वाला गुजर गया। उसने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए अपनी चक्की छोड़ रखी थी और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए एक पोस्ट रखा था। उसका छोटा बेटा बहुत नाराज था। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके वालिद ने उसके लिए सिर्फ एक बिल्ला छोड़ा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। उस पुस ने पलटकर जवाब दिया, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं आपके लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकता हूँ। छोटा बेटा बिल्ले को बात करता देखकर बहुत हैरान हो गया। वो घबराते हुए बोला, तुम भूल कैसे सकते हो? अगर आप मुझे एक बोरी, एक हैट और एक जोड़ी बूट ला कर दें तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी बात सुनकर छोटा बेटा कुछ सोचने लगा कि अगर ये बिल्ला बोल सकता है तो इसे कुछ न कुछ जरूर पता होगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोटे बेटे ने वो सारी चीजें लाके दी जो उस बिल्ले ने मांगी थी। बिल्ले ने हैट पहनी, बूट्स पहने और शीशे में एक मुस्कान के साथ खुद को देखने लगा। फिर उसने एक गाजर और एक लेट्यूस का गुच्छा अपने बैग में डाला और वहाँ से चल पड़ा। जब जंगल में उसने बोरी खोली और जमीन पर रखी, थोड़ी ही देर बाद एक रैबिट सब्जियों की ताजा खुशबू सूंघकर वहाँ आया। लेट्यूस और गाजर खाने के लिए वो उस बोरी में घुस गया। बिल्ले ने कूदकर बोरी को उठाया और बनी रैबिट को फंसाकर उस बोरी को रस्सी से बांध दिया। उस रैबिट को अपने मालिक के पास ले जाने के बजाय बिल्ला उसे बादशाह के महल ले गया और पहरेदारों से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। उन पहरेदारों को हैट और बूट पहने बिल्ले को देखकर बहुत हैरानी हुई और वो उसे फौरन बादशाह के पास ले गए। हुजूर, मैं आपके लिए कैरबाग के बादशाह की तरफ से तोहफा लाया हूँ। मेरे मालिक, कैरबाग के बादशाह ने ये रैबिट आपके लिए ही तो पकड़ा है। बादशाह बहुत खुश हुआ तोहफे को देखकर। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। पुस इन बूट्स बादशाह के लिए अलग अलग तरह के जानवर पकड़ के लाता रहा और जल्द ही सारी सल्तनत में ये बात फैल गई कि कैरबा के बादशाह कितने ज्यादा अमीर हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बादशाह की अमीरी बढ़ने लगी और एक दिन उन्होंने बिल्ले से पूछा, क्या तुम्हारे मालिक जवान है? जी हाँ, जवान और खूबसूरत भी हैं। क्या वो अमीर है? बहुत ज्यादा अमीर हुजूर, और वो अपने महल में आपकी आमद के लिए बहुत मुंतजर हैं। बादशाह और मलका ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वो उस खूबसूरत शहजादे को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए खूबसूरत शहजादा मिल गया है। कुछ दिन बाद बिल्ले ने ये पता किया कि बादशाह और मलका महल से कहीं बाहर जा रहे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था। बिल्ला दौड़कर अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक, हमें जल्दी से नदी की तरफ जाना होगा, जल्दी। छोटे बेटे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने वही किया जो उसे पुस ने करने का कहा। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तैरने मालिक। तैरने? लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा है कि नहीं आता। अपने कपड़े उतारिए और नदी में कूद जाइए मालिक। यकीन कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटे बेटे ने जैसा पुस ने कहा वैसा ही किया और वो नदी में जाके कूद गया। पुस ने अपने मालिक के कपड़े झाड़ियों में छुपा दिए। जब बादशाह की सवारी नदी के किनारे से गुजरी, वो बिल्ला दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे मालिक नहर में डूब रहे हैं।
बादशाह ने फौरन से अपने सिपाहियों को नदी में जाने का हुक्म दिया। जब सिपाही पुस के मालिक को बचा रहे थे, तब उसने बादशाह को सारी कहानी बताई। बादशाह ने अपने करीब खड़े एक सिपाही को हुक्म दिया, हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो शहजादे के लिए लाए जाएं। नए कपड़े पहनकर पुस का मालिक सच में एक शहजादा दिखने लगा। जब शहजादा बादशाह की सवारी की तरफ बढ़ने लगा तो बादशाह की बेटी और मलका उसे देखते ही रह गए। शहजादा बादशाह की तरफ आया और झुककर उन्हें आदाब कहा। आपका खादिम आपको आदाब करता है। मेरे मालिक, कैरबा की शहजादे के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपको अपने महल ले जाकर आपकी खातिर तवज्जो करें? मैं जाकर तैयारी करता हूँ। पुस दौड़ता हुआ चला गया। छोटे बेटे को ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे कैरबा का शहजादा कहा जा रहा है, पर फिर उसने सोचा कि ये पुस की ही कोई तरकीब होगी और वो चुप रहा। शहजादी को उस शहजादे को देखकर पहली दफा में ही प्यार हो गया। पुस एक महल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था जो एक जालिम बादशाह का महल था। रास्ते में पुस ने किसानों को चिल्लाते हुए कहा, बादशाह सलामत आ रहे हैं। अगर वो आप लोगों से पूछें ये किसकी जमीन है तो आप कहिएगा कि ये कैरबा के शहजादे की जमीन है, नहीं तो वो आपको सजा देंगे। पुस भागते भागते और साथ ही सबको धमका रहा था जो कोई भी उसे रास्ते में दिख रहा था। जब महाराज की सवारी वहाँ से गुजरी, सब लोगों ने डर के वही कहा जो पुस ने उन्हें कहने का कहा था। बादशाह को हैरानी हुई कि शहजादे की इतनी सारी जमीन है और वो बहुत खुश हुए। थोड़ी ही देर में पुस उस राक्षस के महल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बड़ी सी आवाज के साथ खुला। राक्षस ने एक हैट और बूट्स पहने हुए पुस को देखा तो वो हैरान हो गया। जब पुस बात करने लगा तो राक्षस और भी ज्यादा हैरान हो गया। सुबह बखैर मेरे हुजूर। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? पुस ने अपनी तरकीब को अंजाम देना शुरू किया। मैं आपको समझाता हूँ। मैं शहजादे का खास खादिम हूँ और शहजादे ने मुझे आपके आला जादूगरी के बारे में खूब बताया है। हाँ, ये सच है। क्या आप एक बहुत बड़े शेर में तब्दील हो सकते हैं? जरूर हो सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उस दरिंदे ने अपने अनोखे जादू का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बड़े से शेर में तब्दील कर दिया। ठीक है, इतना काफी है। वो दरिंदा वापस अपनी असली हालत में आ गया। ये तो बड़ा कमाल है, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अपने आप को सबसे छोटे जानवर में नहीं ढाल सकते। वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं कोई भी जानवर बन सकता हूँ, समझे? फिर देखते हैं। क्या आप चूहा बन सकते हैं? दरिंदा इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि पुस एक जगह पे खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। और फिर उस दरिंदे ने अपने अनोखे जादू का इस्तेमाल करके वो एक चूहे में तब्दील हो गया। दरिंदा जैसे ही चूहा बना, पुस ने उसे पकड़ा और वो उसे निगल गया और दरिंदे से छुटकारा पाया। थोड़ी ही देर बाद बादशाह की सवारी उस महल तक आ पहुंची। पुस ने भागते भागते उनका खैर मकदम किया। मेरे हुजूर, मेरे मालिक, आपको कैरबा के शहजादे के महल में खुशामदीद कहता हूँ। अंदर आ जाइए। बादशाह, मलका, शहजादा और शहजादी महल को बहुत ही अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे। महल के अंदर जाते वक्त मलका ने शहजादे से ये सवाल किया। मेरे प्यारे शहजादे, क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं मलका, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उस महल में एक तवील दावत का इंतजाम किया गया था।
और फिर शहजादे और शहजादी की शादी हुई। देखा मालिक, मैंने कहा था ना मैं बड़े काम की चीज हूँ। उस दिन से पुस इन बूट्स अपने मालिक का सबसे ज्यादा वफादार खादिम बन गया और वो सारे उस महल में खुशी से रहने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक किसान रहता था जिसके पास एक गधा था। गधे ने आटे और गंदुम की बोरियां लेकर अपने मालिक की खिदमत के लिए बहुत तवील अरसे तक काम किया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गधा बूढ़ा होता गया और अपनी ताकत खोने लगा। ये समझते हुए कि उसने फार्म के आसपास काम करने की सलाहियत खो दी है, एक सुबह सवेरे सवेरे खेत छोड़कर तवील सफर पे निकल गया। मेरी हालत अब इस काबिल नहीं। लेकिन अभी भी मेरे पास एक खूबसूरत आवाज है। मुझे मेरी आवाज के जरिए पैसे कमाने चाहिए। उसको उसके रास्ते में एक शिकारी कुत्ता दिखा। गधा उसके पास गया। अरे तुम इस तरह यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? मैं एक शिकारी कुत्ता हूँ जो अपनी उम्र के बढ़ने से अपनी ताकत खो बैठा हूँ, यहाँ तक कि अपने मालिक की भी मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरी एक ऑफर है। हम लोग एक बैंड बनाते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्रम कैसे बजाते हैं। कुत्ते को ये ऑफर बहुत पसंद आई और गधे के साथ कुत्ता भी ब्रह्मैन के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर हुई थी, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली सड़क के किनारे एक मकान की छत पर बैठी हुई है। वो बिल्ली काफी अफसुर्दा लग रही थी। क्या हुआ प्यारी बिल्ली? तुम काफी उदास लग रही हो। आखिर वजह क्या है? बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरे पास भागने की भी ताकत नहीं है और ना ही नोकीले दांत। चूहों के पीछे दिन भर भागने के बजाय मैं इस तरह यहाँ आकर लेट जाती हूँ और इसी वजह से मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आपके साथ आ जाऊं? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ब्रेमेन, हम वहाँ जाकर बैंड बनाकर सिंगर बन जाएंगे। बिल्लियाँ तो वैसे ही बहुत सुरीली होती हैं। तुम क्यों ना हमारे बैंड में शामिल हो जाओ और पियानो बजाओ। बिल्ली को ये ऑफर बहुत पसंद आई और उसने भी ये बैंड ज्वाइन कर लिया। जब ये तीनों एक फार्म की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गा जोर जोर से चीख रहा था। अरे मुर्गे साहब, दोपहर हो गई है और आप हैं कि अभी तक चिल्ला रहे हैं? अरे भैया, कल संडे है और इस संडे मेरी मालकिन मुझे पकाने वाली है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुकुरों को। तो तुम यहाँ रुके हुए क्यों हो? कहीं और क्यों नहीं भाग जाते? अरे मैं कहाँ जाऊँ? आज तो मेरा आखिरी दिन है और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुकुरों को। अरे भैया, कुकुरों को। अच्छा। अपनी आवाज को इस तरह जाया मत करो। हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तुम भी। हम एक बैंड बनाएंगे और तुम्हारे जैसी आवाज की तो हमें जरूरत है। मुर्गे को भी ये ऑफर बहुत पसंद आई तो उसने फौरन हाँ कर दी। वो ऊपर से कूदा और उनके साथ चलने लगा। वो चारों सड़क की तरफ निकल पड़े। हम लोग आज रात यहीं कयाम करेंगे क्योंकि कल हमारी एक नई सुबह का आगाज होगा। सोने से पहले मुर्गा काफी ऊंचाई से चारों तरफ चुपके चुपके देखने लगा। मुझे वहाँ एक रोशनी दिख रही है। मुझे लगता है हमारे करीब कोई घर है। तो फिर उठो और वहां चलते हैं। और वैसे भी मुझे इस गंदी जगह पे सोने की आदत नहीं है। हाँ, और शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए चलो। सब राजी हो गए और जहाँ से रोशनी आई थी वहाँ की जानिब जाना शुरू हो गए। आखिरकार वो घर आ पहुँचे।
उन सब में से लंबे होने की वजह से गधे ने खिड़की से झांकना शुरू किया। उसने अंदर देखा। क्या तुम्हें कोई अंदर दिखा मेरे भाई? तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने वहाँ एक खूबसूरत टेबल देखी है। ये तो अच्छी बात है। और मुझे इस टेबल पे बहुत मजेदार खाने नजर आ रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट रुको, मुझे जरा देखने तो दो। और मुझे तो वहाँ 4 लोग भी दिख रहे हैं जो खूब मजे ले लेके वो खाना खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर बैठे 4 लोगों के बारे में सुना, वो सब उदास हो गए। और इन लोगों को खाना खाना जरूरी था, मुझे इतनी भूख लगी है। चलो चलो जंगल चलते हैं। काश हम इन चोरों को यहाँ से डरा के भगा सकते। अच्छा सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों को मिलके शोर शराबा करना होगा ताकि ये लोग हमारी आवाजें सुनकर बाहर आएं। चारों दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। फिर जैसा कि गधे ने कहा था, वो सारे गाने गाना शुरू हो गए। जब चोरों ने ये खौफनाक शोर सुना, वो सारे डर के मारे उठ के खड़े हो गए। उन चारों दोस्तों ने खिड़की तोड़ी और जोर से छलांग मारकर अंदर चले गए। अरे भागो यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से। उन्होंने अपने हथियार छोड़े और चारों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। चारों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो फौरन से खाने की टेबल पर बैठे और वो सारा खाना खाने लगे जो चोर छोड़कर भागे थे। खाने के बाद वो एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ पे वो आराम से सो सकें, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने सारी लाइट्स बंद करी और सोने के लिए लेट गए। अब आधी रात हो चुकी थी। चोरों ने घर की तरफ देखा और वो परेशान हो गए कि घर में रोशनी क्यों नहीं है। उन्होंने उनमें से एक को घर चेक करने के लिए भेजा। उसने देखा कि यहाँ बहुत सन्नाटा और अंधेरा है। उसने एक लैंप जलाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही माचिस जलाई, बिल्ली उसके ऊपर कूदी और उसका मुंह नोच लिया। कुत्ते ने उसकी टांग काट ली। ये सब शोर सुन के मुर्गा भी अचानक से उठ के शोर करने लगा। और जैसे ही चोर को लगा कि अब भागने का मौका है, तो गधे ने उसको जोरदार लात मारी कि वो वहीं गिर गया। अब आखिर होना क्या था? चोर अपने साथियों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उस घर में एक नहीं 4 जानवर हैं, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया है। वो चारों बगैर पीछे देखे भागने लगे और उसके बाद वो उस घर में कभी वापस नहीं आए। उन चारों दोस्तों को ये घर बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ब्रिमेन जाने के ख्याल को वहीं खत्म कर दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सारे मिलके अब यहीं रहेंगे और वो सारा दिन गाने गाना और मौसीकी में गुजारने लगे।